चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट को कवर कर रहे होंगे। तो कुछ बुनियादी चीज़ों को समझ लेते हैं बेटा पढ़ने से पहले, ठीक है। देखो, और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो आपको आज की क्लास में ज़्यादा एकाग्रता मांगेगा। आपकी आज की क्लास में आपकी एकाग्रता थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। देखो, दो तीन बातें हैं जो बुनियादी तौर पे आपको समझनी है। बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, ज़्यादा परेशान मत होना, आराम से सुनते रहना मेरी बात को, ठीक है। आराम से सुनना। देखो, एक बात बताओ, कोई पेन 10 रुपए का है, ठीक है। कोई पेन 10 रुपए का है और आप 5 पेन खरीद के लाए। कोई पेन 10 रुपए का है और आप 5 पेन खरीद के लाए। तो खुद ही बताओ ईमानदारी से कि तुमने कितने रुपए का खर्चा कर दिया। तो तुम कहोगे गुरुजी 10 गुणा 50, 10 गुणा 5, 50 रुपए का खर्चा कर दिया। भाई, एक पेन 10 रुपए का था, 5 पेन खरीद के लाया, तो 50 रुपए का खर्चा कर दिया। क्या इस बात को समझने के लिए कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता है? कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए का एक पेन था, 5 पेन खरीद के लाया, तो 50 रुपए जेब से खर्च हो गए। एक पेन की कीमत क्या थी? 10 रुपए। कितने पेन खरीद के लाया? 5। तो ये 5 क्या है? खपत। खपत यानी कितने पेन मैं खरीद के लाया, खपत। कीमत 10, खपत 5, और खर्चा 50। यानी कि कीमत में जब खपत से गुणा करते हैं तो खर्चा आता है। एक रिलेशन पता चल गया। ये कीमत क्या है? प्राइस। खपत क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंजप्शन। और खर्चे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ठीक है। तो कीमत में खपत से गुणा करें तो क्या आता है? खर्चा निकल कर आ जाता है। अब बेटा, यही चीज सेम अप्लाई होती है। जैसे आजकल एक पिक्चर आ गई है बड़ी मार्केट में, शानदार पिक्चर का नाम है धारा 370 पे बनी हुई है, 370, ठीक है। अब उस मूवी की टिकट की कोई कीमत होगी, ठीक है। उस टिकट की कोई कीमत होगी, और वह कितनी टिकट बिकी, यानी कि बिक्री। तो उससे क्या पैदा होगा? राजस्व पैदा होगा। कहने का मतलब है, जब प्राइस में सेल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जनरेट होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। जब प्राइस में सेल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होता है। जब प्राइस में कंजप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेंडिचर जनरेट होता है। ये मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं, ठीक है। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं बेटा, ये बड़ी बेसिक चीजें। अब इन बेसिक चीजों पर आप देखना कितने अच्छे अच्छे लेवल के सवाल आप सॉल्व करोगे इसी बेसिक लेवल पे। एक चीज और याद रखना, जैसे खर्चा सामान दिया है, सवाल के अंदर अलग अलग कंडीशन डालेगा। खर्चा, ये याद रखना मैं जो बात कह रहा हूं, यदि खर्चा समान हो तो, अगर खर्चा समान हो तो, अगर प्राइस दिया है ए और बी के अनुपात में, तो कंजप्शन हमेशा बी अनुपात ए हो जाएगी। ये छोटी सी बात याद रखना। अगर खर्चा समान हो तो कीमत का जो भी अनुपात दिया है उसका उल्टा खपत का अनुपात हो जाएगा। अगर खर्चा समान है तो कीमत का जो भी अनुपात दिया है उसका उल्टा खपत का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन तो खैर थोड़ा इससे कीमत खपत से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं पहले। ये जो मैंने कल पढ़ाया था उसी पर आधारित क्वेश्चन है, उसी जैसा क्वेश्चन है जो कल मैंने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था, ये उससे आगे का सवाल है। दो संख्याएं, तीसरी संख्या से और चौथी संख्या, यानी 4 संख्याओं का जिक्र है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। सवाल क्या कह रहा है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 30% कम है। चौथी संख्या 7.5 है। चौथी संख्या कितनी है? 7.5। तो चौथी के नीचे लिख दो 7.5, इसमें तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। यूं कह रहा है चौथी संख्या 7.5 है, तो चौथी संख्या क्या है? 7.5। चौथी के नीचे 7.5 लिख दी, खत्म कहानी। फिर क्या कह रहा है? 7.5 जो चौथी संख्या है वो पहली संख्या का 1/4 है। ये इसका क्या मतलब हुआ कि पहली संख्या में जब हम 4 से भाग लगाते हैं तो चौथी संख्या मिल जाती है। पहली संख्या में जब 4 से भाग लगाते हैं तो चौथी संख्या मिल जाती है। इसका मतलब ये तो हुआ पहली संख्या का 1/4 चौथी संख्या है, ठीक है। यानी कि पहली संख्या में जब 4 से भाग लगाते हैं तो चौथी संख्या मिल जाती है, यानी 7.5 मिल जाता है। तो पहली संख्या क्या हो गई? 4 की गुणा 7.5 में कर दो, पहली संख्या आ जाएगी। 7.5 की गुणा 4 में करोगे 30, तो पहली संख्या क्या हो गई? 30 हो गई। अब क्या कह रहा है? तीसरी संख्या बताओ। अच्छा, इसके लिए हिंट क्या दिया उसने कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 30% है, यानी कि ये जो तीसरी संख्या है मान लो x, तो ये जो तीसरी संख्या x है, जब इसका जब इसका 40% कम है, यानी कि तीसरी संख्या का जब 60% निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? पहली संख्या 30 मिल जाती है।
तो x बराबर कितना हो गया, 100 गुणा 30/60, 30 से 60 कट गया 2 बार, 2 से 100 कट गया 50 बार, और आपके सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 50। अब आप यहाँ एक जगह कंफ्यूज हो रहे होगे कि गुरुजी एक बात बताओ, यहाँ आपने 60 की गुणा क्यों कर दी, या 60 क्यों रख दिया, यहाँ 40 क्यों नहीं रखा, यहाँ तो 40 कह रहा है पर आपने 60 रख दिया। यहाँ फंस रहे हो ना, है ना, यही फंस रहे हो ना आप, मुझे मालूम है आप यहाँ फंस रहे होगे, ठीक है, फंसने वाली बात है यहाँ पर। तो देखो यहाँ हमने 60 क्यों रखा, वो क्या कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, तो तीसरी संख्या जितनी भी है अगर उसमें से मैं 40% कम कर दूंगा तो पहली संख्या के बराबर होगी, क्योंकि पहली संख्या क्या है, तीसरी संख्या से 40% कम है, तो तीसरी संख्या अपने आप में 100% है, तो उस 100% में अगर मैं 40% कम कर दूंगा यानी तीसरी संख्या का 60% निकालूंगा तो वो पहली संख्या हो जाएगी, इसलिए मैंने लिखा तीसरी संख्या का 60% पहली संख्या यानी कि 30। समझ में आ गया, या कम लिखा है इसने इस वजह से कम किया मैंने। ठीक है, हाँ क्योंकि कमी है, बिल्कुल सही कह रहे हो नमन तुम्हें, क्योंकि कमी है। ठीक है, इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को हम कर रहे होंगे। अब देखो अब जो मैंने अभी आपको समझाई थी ना, यहाँ पे जो बात बताई थी वो बात अब यहाँ लगेगी। और बेटा मैं आपको बता दूं आज हमारी तीसरी क्लास है परसेंटेज की, तीसरी, तो इस क्लास में जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन का लेवल बेटा थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्वेश्चन का लेवल आज की क्लास में थोड़ा सा कठिन होगा, जो कल मैंने पढ़ाया था उससे ज्यादा। अगर आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने अभी हाल फिलहाल में एडमिशन लिया है, नया विद्यार्थी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो शुरू से पढ़े, शुरू से पहली क्लास से पढ़े। वो बीच में से अगर पढ़ेगा तो उसको दिक्कत आएगी, ठीक है, उसको प्रॉब्लम आएगी अगर वो बीच में से पढ़ेगा। ठीक है, एक बार और फिर से बता दूं, चलो जी देखो जी क्या कह रहा है, चौथी संख्या 7.5 है और चौथी संख्या पहली संख्या का 1/4 है, तो पहली संख्या तो 30 हो गई। कैसे होगी कि पहली संख्या का 1/4 चौथी संख्या है, तो ये i/4 यानी i मतलब पहली संख्या, पहली संख्या बट्टे 4 बराबर 7.5, तो पहली संख्या बराबर 4 गुणा 7.5 यानी कि 30 हो गया। अब कह रहा है वो कि तीसरी संख्या से 40% कम पहली संख्या है, तो मैंने तीसरी संख्या का 40% कम निकाला, तो 40% कम का मतलब 60%, 100 में से 40, अगर वो कह रहा है 40% कम निकालो तो यानी 100 में से 40 घटा दो, अगर वो कहता है कि 50% कम तो 100 में से 50 घटा देते। तो तीसरी संख्या का 60% निकाला, ठीक है, x का 60% यानी x तीसरी संख्या x मान ली, x का 60% 30, x बराबर क्या हो गया 30 गुणा 100 बट्टे के 60, 30 से 60 कटा 2 बार, 2 से 100 कटा 50 बार, सिंपल 50 आंसर आ गया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको जो बात बताई थी उस बात को समझना, मैंने क्या बताया था, अगर खर्चा समान है तो प्राइस का अनुपात जो भी होता है उसका उल्टा खपत का अनुपात होता है, ये बात याद रखोगे तो ये सवाल देखो चुटकियों में हो जाएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है 15%, 15% का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब 15 पहली क्लास में बताया था मैंने, परसेंट का मतलब होता है बट्टे का 100, 5 से 15 कटेगा 3 बार, 5 से 100 कटेगा 20 बार। ठीक है, पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई, यानी कि पेट्रोल की कीमत पहले 20 रुपए थी, अब 20 रुपए में 3 रुपए जुड़ के 23 रुपए हो गई, मतलब पहले पेट्रोल 20 रुपए का था, अब 20 रुपए में 3 रुपए जुड़ के अब 23 रुपए हो गया। ठीक है, जब आपसे पूछे कि कीमत इतने परसेंट बढ़ गई, जैसे आपसे कहे कीमत 15% बढ़ गई, ऐसे कह रहा है आपसे, ठीक है, तो जो परसेंटेज वैल्यू है उसका जो डिनोमिनेटर होगा ना, डिनोमिनेटर उसको रख देंगे 20 और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जोड़ देंगे, तो 20 में 3 जोड़ के 23, यानी पहले 20 रुपए की थी अब 23 रुपए की होगी, पेट्रोल की कीमत भी 15% बढ़ गई। वाहन मालिक ने पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, भाई जाहिर सी बात है, मोदी जी जब पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हो तो आप जो कुछ खाने जाते हो, बर्गर पिज्जा या फिर कुछ भी अपना स्पेशल, ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना कुछ भी आपको खाना है, आपका जो भी अपना फेवरेट हो, तो आप पहले जाते थे अपनी बाइक पर बैठकर 20 किलोमीटर दूर, कुछ लोग होते हैं ऐसे शौकीन 20-20 किलोमीटर दूर चले जाते हैं खाने के लिए, ठीक है, या 5 किलोमीटर दूर, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी तो फिर आप ऐसी जो भागतों की भागा दौड़ी है वो कम कर दोगे। ठीक है, तो पेट्रोल की कीमत क्या हो गई 20 से 23 रुपए हो गई, तो जो खपत है, खपत जहां भी खपत होगी वहां मैं सी लिखूंगा, जहां भी कीमत होगी वहां पी लिखूंगा, तो जो खपत है वो क्या हो जाएगी, वो 23 से 20 हो जाएगी। देखो मैंने क्या कहा था, खर्चा समान है, उसने सवाल में क्या लिखा है, देखो सवाल में क्या क्या है, व्यय में वृद्धि ना हो, व्यय में वृद्धि ना हो यानी खर्चे में वृद्धि ना हो, खर्चा उतने का उतना रहे, तो जब खर्चा समान होता है तो जो प्राइस की कीमत होती है वो उल्टी हो जाती है, 23 से 20 हो जाती है, 23 से 20 हो गई यानी कितना कम हो गया 3 कम हो गया, 23 से 20 हो गया कितना कम हो गया 3 कम हो गया, ये 3 कम किस में हो गया, तो ये 3 कम 23 में हो गया, भाई 23 में 3 कम करोगे तभी तो 20 आएगा, तो यहाँ 23 आ जाएगा।
परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा दो। 300 में 23 से भाग लगाओगे तो 13 सही 1/23 आ जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर है। सर नीचे 60 कैसे आया? कहाँ आया भाई 60? अच्छा यहाँ 60 कैसे आया, यहाँ 60 कैसे आया ये पूछ रहा है। अच्छा अरे यार तुम यहाँ फंस रहे हो, कैलकुलेशन में है। देखो x का मतलब गुणा 60 का मतलब 60, 100 का मतलब 100 बराबर 30। x बराबर 30 में 100 की गुणा करी, 30 में 100 की गुणा करी, और ये वाला जो 60 है जब LHS से RHS में जाएगा तो बट्टे में ही तो आ जाएगा। तो 30 से 60 कट गया 2 बार, 2 से 100 कट गया 50 बार। कैसे हुआ? ठीक है, तो इतना हो गया। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से आप लोग मुझे बताओ। पहले वाले क्वेश्चन को आपने समझा होगा, दूसरे वाले इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। रुको एक सेकंड, ऐसे रहने। अब बताओ, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? देखो व्यय को समान रखने के लिए यानी खर्चा समान है, खर्चा क्या है? समान है, तो जो भी प्राइस होगा उसका उल्टा कंजप्शन हो जाएगा। 20% कम कर दिया तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 ही तो होता है। कम कर रहा है यानी घटा दो। 5 5 था पहले, पहले क्या था? 5 रुपए का था भाई साहब, नमक पहले 5 रुपए किलो था। अब 5 में से 1 कम हो गया तो कितने का हो गया? 4 का हो गया। पहले 5 था अब 4 का हो गया, 5 था 4 का हो गया। खर्चा समान है तो 5 4 उल्टा हो जाएगा, 4 और 5 में बदल जाएगा। तो 4 से 5 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 4 से 5 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा? 1 भाई 4 में ये 1 को किस में जोड़ें कि 5 हो जाए? 4 में तो जोड़ें। पहली वाली संख्या क्या है? 4 है ना, तो पहली वाली संख्या को नीचे रख दो। तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, 25%। यही आ रहा है आपका। धनराज कुमार राम, जो मैंने अभी तीसरा सवाल बताया है सेम वैसा ही दूसरा सवाल है। अगर तीसरा सवाल तुमने समझ लिया तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली। ठीक है, तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सर 30 कैसे लिए? भाई तुम इस क्वेश्चन में क्यों फंस रहे हो? इतना छोटा क्वेश्चन है, इसमें भी तुम फंस रहे हो। कैसे टेस्ट निकलेगा बेटा? बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, इसमें तो फंस। देखो दोबारा समझ लो, मुझे लग रहा है 7-8 मिनट से मैं यही समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 30% कम है, चौथी संख्या 7.5 है। ठीक है, ध्यान से समझना, तुम ध्यान से सुनते नहीं और तुम शायद वीडियो को रिपीट करके भी नहीं देखते। भाई ये ऑफलाइन कोचिंग थोड़ी पढ़ रहे हो तुम कि जहां टीचर ने बोल दिया तो तुम जो बोल दिया वो बोल दिया, जो नहीं सुनाई दिया तो खत्म कहानी। नहीं, ये तो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। और मैं तो इतना धीरे धीरे बोलता हूँ, इतना धीरे धीरे पढ़ाता हूँ कि आप रिकॉर्ड करके भी ध्यान से सुनोगे। एक बार नहीं 2 बार सुनोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक दोबारा पूछने की, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। मुझे बताने में दिक्कत नहीं है, पर मेरे दिमाग में टेंशन रहती है कि भाई कम से कम मैं 10 से 12 15 सवाल तो करवाई दूंगा क्लास में। तो वो एक ही सवाल को बार बार रिपीट करता रहूंगा तो जो मैं जितने क्वेश्चन करवा सकता हूँ फिर वो कम हो जाते हैं मेरे। तो उसमें ओवरऑल लॉस आप ही का होता है। चौथी संख्या 7.5 है। चौथी संख्या कितनी है? 7.5। ठीक है, जो पहली संख्या का 1/4 है, तो भाई पहली संख्या में अगर 4 का भाग लगाएंगे तभी तो 7.5 आ जाएगा। तो पहली संख्या क्या होगी? 4 की गुणा 7.5 कर दो तो 30 हो गई पहली संख्या। भाई 4 की गुणा 7.5 में कर देंगे तो 30 हो गई। ऐसे 30 आया ये। फिर क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 30% कम है, यानी कि जो पहली संख्या है, जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या से 40% कम है। तीसरी संख्या पहली संख्या से 40% कम है, तो तीसरी संख्या मान लो भाई कोई भी चीज हो उसकी परिपूर्णता 100% में होती है। ठीक है, आप अपने आप में 100% हो। आपसे कोई पूछे कि आप पूरे हो क्या, तो आप ये तो कहोगे हाँ मैं 100% हूँ। ये थोड़ी कहोगे कि नहीं मैं तो 70% हूँ, 30% हिस्सा मेरे घर में रखा हुआ है, मैं तो यहाँ 70% हिस्से के साथ आया हूँ। और भाई साहब 30% में क्या रखा हुआ है? मेरे एक हाथ घर पे रखा हुआ है। ऐसे बोलोगे क्या? कॉमन सेंस लगाओ। 100% का मतलब होता है अपने आप का पूरा। तो वो क्या कह रहा है कि जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या का से 40% कम है। ठीक है, तो भैया जो भी है 100% उसमें से 40 घटा दो तो 60%, यानी कि तीसरी संख्या का अगर 60% निकालेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी। तो तीसरी संख्या का 60% पहली संख्या है। तो x का मतलब गुणा 60 का 60 बट्टे का 100, 30 सॉल्व कर दिया 50 आ गया। बस सिंपल सा तो क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखें। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। उसी उसी तर्ज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करा है इसमें। हाँ जी, बताओ ये वाला सवाल बताना। एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है। मैंने देखो आपको बेटा बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूं
कि सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को लिख लिया करो, जैसे 20%, 40%, पहले इन दोनों को लिख लो अलग अलग। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 यानी 1/5। 20 का डबल 40, तो 1/5 का डबल 2/5। बस सिंपल सी बात है यार, 1/5 है तो 2/5 हो जाएगा, एक की जगह 2 कर दो, बस 5 की जगह 5 रहने दो, 20 का 40 हो गया, ऐसे कर दो। तो कीमत में 20% की कमी हो जाती है, यानी कि पहले घड़ी 5 रुपए की थी, 5 रुपए की कमी हो गई, यानी 5 में से 1 रुपया कम होकर अब 4 रुपए की हो गई। पहले घड़ी 5 रुपए की थी, अब 5 में से 1 रुपया कम होकर 4 रुपए की हो गई, ऐसे समझा करो। घड़ी की बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई, बिक्री मतलब सेल, ठीक है, यानी कि पहले घड़ी 5 बिक रही थी, अब 2 और बिकने लग गई, यानी पहले घड़ी 5 बिकती थी, अब 5 में 2 जोड़ के 7 बिकने लगी। पहले घड़ी 5 बिकती थी, अब 5 में 2 जोड़ के 7 बिकने लगी। मैंने आपको ऊपर क्या समझाया था? प्राइस की गुणा अगर सेल में करते हैं तो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा निकल के आ जाता है। 5 रुपए की एक घड़ी थी, 5 घड़ी खरीदी, तो 25 रुपए का ही तो खर्चा होगा। 4 रुपए की एक घड़ी थी, 7 घड़ी खरीदी, तो 28 रुपए का ही तो खर्चा होगा। यानी कि खर्चा कितने रुपए बढ़ गया? 3 रुपए बढ़ गया। खर्चा कितने रुपए बढ़ गया? 3 रुपए बढ़ गया। 3 रुपए बढ़ गया, किस पे 3 रुपए बढ़ गया? 25 पे तो बढ़ गया भाई। 3 रुपए 25 में बढ़े तभी तो 28 हुआ, तो 25 को नीचे रख दो। 100 की गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा दो। 25 की गुणा 100 में करेंगे 4, 4 की गुणा 3 में करेंगे तो 12% अधिक हो गया, यही आंसर है। अधिक क्यों हुआ? क्योंकि 25 से 28 3 हो गया, ठीक है। 3% आ रहा है, 3% नहीं आएगा बेटा। हाँ देखो अब आ रही है ना, आ रही ग्रोथ, डांट खा के ग्रोथ आती है तुम्हारे अंदर। चलो बुरा मत मानना मेरी बात को भाई, मैं तो बड़े भाई जैसा हूँ, तुम्हारा डांट सकता हूँ। तो में से कुछ कुछ के लिए तो मैं चाचा और मामा टाइप, मामा वाली एज पे भी हूँ। तुम में से कुछ तो ऐसे होंगे जिनका मैं चाचा और मामा भी हो सकता हूँ, ठीक है। 12% कमी नहीं होगी जयराम, अधिक होगा। देख, तो एक बात बता जयराम, 25 बड़ा कि 28 बड़ा? अगर तुम ये मानते हो जयराम बाबू कि 28 छोटा है 25 बड़ा है, तो तुम कम कह सकते हो। लेकिन अगर तुम ये मानते हो कि 28 बड़ा है 25 छोटा है, तो तुमको कहना ही पड़ेगा कि अधिक हुआ है। 25 से 28 हो गया ना, 3 रुपए का फायदा हो गया। ये था पुराना खर्चा, ये पुराना था। पहले पुराना आता है, बाद में नया आता है, ठीक है। अब देखो इसी तरह का एक ये सवाल है, देखो ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा है पर मेरा है। देखो इस क्वेश्चन को, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी कि 5 रुपए की कीमत थी, 5 में से 1 कम हो गया, यानी 4 रुपए हो गया। 5 में से 1 कम हो गया, 4 हो गया। तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, और राजस्व प्राप्ति में, बिक्री यानी कि सेल, राजस्व यानी कि रेवेन्यू, प्राइस मल्टीप्लाई सेल बराबर रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू में 25% की वृद्धि हो गई। रेवेन्यू में कितने की वृद्धि होगी? 25%, यानी 1/4। जो रेवेन्यू था वो 4 में 1 जोड़ के 5 हो गया। रेवेन्यू जो 4 था उसमें 1 जुड़ गया, 5 हो गया, ठीक है। पहले 4 था, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली जोड़ दी संख्या तो 5 हो गया। 4 में 1 जोड़ के कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहां मैं क्या रखूं? समझ में नहीं आ रहा ना कुछ भी, सेल तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में कहीं भी, तो यहां रख लो ए और बी अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी रख लो, या जब मालूम ही नहीं है कुछ भी तो कुछ भी रख लो, क्या दिक्कत है। तो रख लो कि जो सेल है वो ए और बी होगी। मतलब कि अब देखो ये क्या कह रहा है, मैं बताऊं तुम्हें, ये यूं कह रहा है कि एक पिक्चर की टिकट 5 रुपए की थी, और एक सिनेमा हॉल ने ए टिकट बेची, तो 4 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। दूसरे सिनेमा हॉल के यहाँ एक पिक्चर की टिकट 4 रुपए थी, उसने बी टिकट बेची, तो उसे 5 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। तो फायदा कैसे होता है? जब कीमत में बिक्री से गुणा करते हैं। एक पेन 10 रुपए का है, 5 पेन बेचा, 50 का फायदा, ठीक है, मतलब 50 की सेल। तो 5 की गुणा ए में करेंगे तभी तो 4 आएगा, तो 5 ए बराबर क्या है? 4। 4 की गुणा बी में करेंगे तभी तो 5 आएगा, तो 4 बी बराबर क्या है? 5। तो ए बट्टे बी क्या हो जाएगा? ए बट्टे बी क्या हो जाएगा? ए बट्टे बी। जो ये 4/5 है, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं। ये जो 5/4 है, जब ये यहां से यहां जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, गणित का नियम होता है। 5/4 जब LHS से RHS में जाएगा तो ये 4/5 हो जाएगा, यानी 4 चौके 16, 5 पच्चे 25। यानी कि पहले खपत 16 थी, अब खपत 25 हो गई। 16 से 25 मतलब खपत नहीं है, सेल है, बिक्री है। पहले 16 टिकट बिक रही थी, अब 25 टिकट बिक रही है, 16 से 25 हो गई। कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। 9 बढ़ गया किस पे? 16 पे। तो 9/16 गुणा 100। 4 से 16 कटेगा 4 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार। 25 निम्मे कितने होते हैं? 225 होते हैं। और 225 में अगर तुम 4 से भाग लगाओगे तो आ जाएगा 56.25, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा? 225/4।
ठीक है, चलो अब जो है कुछ देखते हैं ये वाले क्वेश्चन, अगली टाइप के सवाल हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक संख्या को गुणा किया, त्रुटि प्रतिशत बताइए। मतलब एक बच्चा ऐसा था, उससे कहा गया कि भाई 4/3 से गुणा कर दे, तो बहुत बड़ा वाला था, उसने क्या किया 3/4 से गुणा कर दी। वो उल्टा सुनता है, उससे कही तू 4/3 से गुणा करे, तो उसने क्या कर दिया 3/4 से गुणा कर दी। ठीक है, उससे क्या कहा 4/3 से गुणा करो, पर उसने गुणा किससे कर दी 3/4 से गुणा कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता करिए कि वो संख्या क्या थी भाई जिससे गुणा करी। संख्या निकालो, जब तक तुम्हें संख्या ही नहीं पता होगी तब तुम कैसे सॉल्व करोगे, नहीं कर पाओगे। तो संख्या निकालने के लिए क्या करो, जो भी हर के मान है डिनोमिनेटर में जो जो वैल्यू है दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 है 3 है 4 है 5 है जितनी है सबकी गुणा कर दो। 3 में 4 की गुणा कर दोगे तो 12 आ जाएगा। तो माना कि संख्या क्या है 12, माना संख्या बराबर 12, यानी कि 12 में 4/3 से गुणा करनी थी। अगर तुम 12 में 4/3 से गुणा करोगे तो 16 ही तो आएगा। ठीक है, लेकिन कर क्या दिया, कर दिया उस बच्चे ने 12 में 3/4 से गुणा, यानी कि आ गया 9। आना चाहिए था 16 पर आ गया 9। तो 16 और 9 में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। 16 और 9 में 7 का अंतर है, आना चाहिए था 16, आ गया 9, यानी 7 कम आया है। 7 कम किस में से आया है 16 में से, तो 7/16 गुणा 100। ठीक है, 4 चौके 16 और 4 से 100 कटेगा 25 बार, 25 सत्ते 175, और 175 में अगर तुम 4 से गुणा करोगे तो 43.75 आ जाएगा, 43.75। ठीक है, 175/4। सर मैथ मुझे समझ नहीं आता है, मैं क्या करूं। ठीक है, चलिए बेटा आपके आपके क्रम के हिसाब से चलेंगे, चिंता मत करो, जो क्वेश्चन जो बाद में कराने के हैं वो बाद में करवाए जाएंगे, करवाऊंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा कि भाई 4/3, 3/4, 3 और 4 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा। 4/3 में पहले 12 से गुणा करी, 3 से 12 काटा 4, 4 चौके 16, 4 से 12 काटा 3, 3 3 9, 16 और 9 में कितने का अंतर है 7 का अंतर है। तो 7 एरर है, कौन किस पर एरर है 16 पे 7 की एरर है, 7/16 गुणा 100। इसी क्रम में एक ये क्वेश्चन है, ये वाला आप ट्राई करके देखो। एक छात्र ने 2/3 के बजाय 3/2 के साथ संख्या को गुणा किया, त्रुटि प्रतिशत क्या है। ये जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी की जैसा क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करके देखिए और बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक छात्र ने 2/3 के बजाय 3/2 के साथ संख्या को गुणा किया, त्रुटि प्रतिशत क्या है, त्रुटि प्रतिशत। एग्जाम कब से है, चलो। एक छात्र ने 2/3 के बजाय 3/2 के साथ संख्या को गुणा किया। 3 और 2 की गुणा करेंगे तो 6 ही तो आएगा, 3 और 2 की गुणा करेंगे तो 6, 6 की गुणा दोनों जगह कर दो, 6 की गुणा यहाँ भी कर दो, 6 की गुणा यहाँ भी कर दो। 3 से 6 कटेगा 2 बार, 2 की गुणा 2 में करोगे तो 4, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 की गुणा 3 में करोगे तो 9, यानी कि 4 से 9 हो रहा है। 4 से 9 यानी कि 5 की एरर है, 4 से 9 हो रहा है यानी 5 एरर आ रही है। ये 5 एरर किस में आ रही है 4 पे, तो 5/4 गुणा 100, तो ये हो जाएगा आपका 125%। ऑप्शन नंबर डी 125%। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, इसको देखते हैं। ठीक है, देखो एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने, प्रत्याशी परीक्षा में प्रत्याशी कहाँ होता है स्टूडेंट, एक परीक्षा में किसी स्टूडेंट ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। तो वह पूछ रहा है अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक कितने हैं। तो मान लो अधिकतम अंक, माना अधिकतम अंक जो है वो x है। ठीक है, माना अधिकतम अंक क्या है x। तो एक बच्चे ने कितने नंबर प्राप्त करे 30%, तो x का 30% प्राप्त किया यानी कि 30x/100, x का 30% ही तो प्राप्त करा, यानी कि पेपर 100 नंबर का था। ठीक है, उसका उसने 30% नंबर प्राप्त करे, तो 100 का 30% कितना होता है 30, हमने 100 ना माना हमने x मान लिया, तो x का 30% 30x/100, इतने नंबर उसके आए और वह 6 नंबरों से फेल हो गया। मतलब जितने नंबर आए अगर इसमें 6 नंबर और आ जाते तो वह पास हो जाता, जितने नंबर आए अगर 6 नंबर और आ जाते तो वह पास हो जाता, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में एक बच्चे के 40% नंबर आए, यानी कि 40x/100 नंबर आए उसके, और जितने पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे 6 नंबर ज्यादा आ गए, यानी कि जितने नंबर आए अगर उसमें से मैं 6 नंबर घटा दूं तो पासिंग मार्क्स निकल कर आ गए, जितने पे पास होते हैं वो नंबर आ गए।
ये भी पास वाले नंबर हैं, ये भी पास वाले नंबर हैं, तो दोनों बराबर हो गए। अब क्या करना है, 40x/100 को एक तरफ ले लो, और 30x/100 जब यहां से यहां गया तो माइनस में हो गया। ठीक है जी। जब 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। यहां भी 100 है, यहां भी 100 है। 40x में से 30x घटाएंगे तो 10x/100 बराबर 12। 0 से 0 कट गया तो x बराबर क्या हो गया, 12 गुणा 10, 120। यानी कि 120 पर 120 नंबर का पेपर था, 120 नंबर का पेपर था, जिसमें बच्चे के कितने आए, 120 का 30% निकाल दो, 36 नंबर आए, है ना। 120 का 30, 36 नंबर आए उसके। और पासिंग मार्क्स कितने थे, 42, 42 पे पास होते थे। दूसरे बच्चे के 48 नंबर आए, ठीक है। और पासिंग मार्क्स कितने थे, 42, इसमें 6 घटा दिया। बी आंसर होगा सर, बी। हाँ ठीक है जी, बी होगा, बिल्कुल सही आंसर आ गया आपका। ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा बेटा, 120। ऑप्शन नंबर बी 120 डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कर लो, ये लॉजिक सही है, वैसे शॉर्टकट भी बन जाती है। 40 में से 30 घटाया 10, 10 की गुणा 6 और 6 12 में कर दी तो 120 डायरेक्ट आंसर है। पर वो ट्रिक इसी क्वेश्चन पे काम करेगी, इसलिए उसको बताना सही नहीं है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। ओके, देखो, किसी क्लास के 72% विद्यार्थियों ने बायोलॉजी तथा 72 विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों, तो क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो एक बार सभी साथी ट्राई करके देखें इस क्वेश्चन को। तुम लोगों का कैलकुलेशन कमजोर है एक्चुअली बहुत ज्यादा, इस वजह से तुमको मैथ में दिक्कत आती है। ठीक है बेटा, ट्रिक देखो, ट्रिक, इसकी ट्रिक ऐसी नहीं है जो हर सवाल में काम करे, पर मैं बता देता हूँ, जो 40 और 30 का अंतर कितना होता है, 10%। ठीक है, 10% होता है ना। 40 और 30 का अंतर निकाल लेना, मैं ट्रिक से बता दूं, ट्रिक से ऐसे होगा, 40 और 30 का अंतर निकालना 10%, 40 में से 30 घटाया 10%। ये वाला जो 6 दिया है और दूसरा जो 6 दिया है, सवाल में 2 बार 6 दिए हैं, दोनों 6 को जोड़ देना तो 12 हो गया। तो 10% बराबर है 12 के, तो 100% कितने के बराबर होगा, 120 के। लो ऐसे कर लेना, ठीक है, ऐसे कर लेना, सही आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना, ये ट्रिक है। जिन बच्चों को, जो बच्चे ट्रिक चाहते हैं उनके लिए मैंने ट्रिक दे देता हूं मैं। ट्रिक से ऐसे होगा कि 40% और 30% में 10% का अंतर है। ये 6 अंकों से फेल हो गया, ये 6 अंकों से पास हो गया, दोनों 6 को जोड़ दिया 12, 10% 12 के बराबर है, तो 100% 120 के बराबर है। सीधे आंसर 120 आ जाएगा। ठीक है, ये मत करो, अगर तुम्हें ये लॉजिक लगाने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे कर लो। और ये जो ट्रिक है ये काम करेगी इस तरह के सारे सवालों में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में काम करेगी, फेल नहीं होगी ट्रिक। चलिए, सवाल नंबर, सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है यार, तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें कुछ क्यों नहीं समझ में आता है, तुम मतलब जिनको समझ में आता है वो भी रोटी खाते हैं, तुम भी रोटी खाते हो, तो ऐसा क्या वजह है कि तुम्हें आज नहीं आता, उनको आ जाता है। पता है क्या फर्क है तुम में और उनमें, वो लोग ये मानते ही नहीं है कि उन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि समझ में आएगा क्यों नहीं। अच्छा, एक मैं अपने बारे में तुम्हें एक बात बताऊं, अपने बारे में बताता हूँ, एक छोटी सी बात, शायद तुम्हें कुछ मोटिवेट कर जाए। इस संडे मैं अपने घर पे था, ठीक है, और अपनी मदर के साथ बैठा हुआ था, ये बिल्कुल रियल वाकया है, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है, एकदम 100% ट्रुथ। तभी मम्मा, मेरी मदर अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रहा था। उसी दौरान मैं फोन चला रहा था, तो फोन पर एक वीडियो आई, सजेस्ट कराई गूगल ने, और उस वीडियो में बताया गया था निकोला टेस्ला की सिग्निफिकेंस थ्योरी, जिसमें बताया गया कि निकोला टेस्ला जो थे वो नंबर 369 से बड़े ऑब्सेस्ड थे, और उन्होंने कहा था कि अगर आपने 369 तीन ये नंबर समझ लिए तो आप यूनिवर्स को समझ जाओगे। ठीक है, और उसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक तर्क उन्होंने दिया था। जब वो वीडियो मैंने देखी तो उसमें कई ऐसे टर्म्स आए, जैसे बॉटेक्स मैथमेटिक्स, जो मैं ना पढ़ता हूँ ना मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही हायर लेवल का मैथमेटिक्स है, जो स्टैनफोर्ड और एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। मुझे 3 से 4 घंटे लग गए उसे समझने में, लेकिन मैंने वो समझा, थोड़ा बहुत ही समझ में आया, और जितना आया उसको अच्छे से समझा, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अगर मैं ये सोच लेता कि यार ये तो स्टैनफोर्ड और एमआईटी जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वही इसको समझ सकते हैं, वो बड़े बड़े प्रोफेसर ही समझ सकते हैं, तो मैं कैसे समझ लूंगा इस चीज़ को। अगर मैं ये मान लेता तो मुझे वो जो भी समझ में आया वो आता क्या, नहीं आता ना। तो एक अंदर से ईगो थी कि यार जो यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं वो भी हमारे जैसे ही हैं,
उनमें भी एक दो आंखें, दिमाग है, नाक है, मुंह है, जीभ है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक सिर है, सब कुछ समान है। तो वो मुझसे ज्यादा जीनियस कैसे हो जाएगा यार? वो मुझसे ज्यादा कैसे होशियार हो जाएगा जब प्रकृति ने उसको भी वही दिया है जो मुझे दिया है? तो मैं ये बेवकूफी क्यों करूंगा कि मैं खुद को कमजोर मानूं कि मैं कमजोर हूं? अरे मैं कमजोर कहां से हूं? मुझे ये बताओ, कहां से कमजोर हूं? तुम्हें लगता हूं मैं कमजोर हूं कहीं से? ठीक है, आप बताओ, है कहीं से लगता हूं कमजोर? या तुम कहीं से कमजोर हो गए? तुम में से तमाम तो ऐसे होंगे जो पता नहीं क्या क्या कर डाले, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दोगे, इतनी क्षमता है तुम्हारे अंदर। तो ये खुद को कमजोर क्यों कहते हो कि मुझे समझ में नहीं आता? अरे क्यों नहीं समझ में आएगा यार? तेरा दिमाग नहीं है क्या? क्यों नहीं समझ में आएगा? ये बात बता। मुझे समझ में नहीं आता। समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि तुमने ये मान लिया है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम वीडियो को रिपीट करके देखो, बार बार देखो, नहीं समझ में आए तो भी देखो। एक पागलपन होना चाहिए, गुस्सा होनी चाहिए अपने अंदर से कि समझ में आएगा क्यों से नहीं यार, मेरे क्यों नहीं आएगा समझ में? ठीक है, ईश्वर ने जब ये जिंदगी दी है तो बुद्धि भी दी है ना। तो अपने आपके पहले हौसले बुलंद रखो, हौसले बुलंद। जब तक तुम हौसले बुलंद नहीं रखोगे ना, जिंदगी में कुछ नहीं होगा। इसलिए आज से ये संकल्प ले लो कि कभी भी ये लाइन नहीं बोलोगे कि मुझे फलानी चीज समझ में नहीं आती है। ये लाइन नहीं बोलोगे। आप ये बोल सकते हो कि गुरुजी इस सवाल में ये वाली चीज कैसे हुई, ये नहीं समझ में आई, तो वो जायज बात है। आप क्या कहते हो? मुझे पूरा मैथ समझ में नहीं आता। अरे क्यों नहीं आएगा मैथ समझ में यार? ऐसा कैसे हो जाएगा मैथ समझ में नहीं आएगा? ऐसी कौन सी चीज है इस दुनिया में जो तुम्हें नहीं समझ में आएगी? ठीक है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप, मैं जितने बच्चे इस वक्त लाइव है, मैं सबसे कहना चाह रहा हूं, आप दुनिया की सबसे मुश्किल काम को भी कर दोगे। इतनी क्षमता है तुम्हारे अंदर। लेकिन तुम्हारे अंदर एक डर है कि मेरे को नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ में यार? पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव। ठीक है, 100% आएगा। अब यही सवाल है, इस सवाल की इतनी औकात है क्या कि हमारे सपनों को पूरा करने से रोक देगा? इतनी औकात है इस सवाल की? नहीं है इतनी औकात। किसी क्लास में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया, 44% ने गणित लिया। तो प्रत्येक विद्यार्थी, अब इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। देखो, बायोलॉजी वालों ने, बायो वाले कितने थे? 72%। उनको समझ में नहीं आता है, जो मेहनत करने से बचते हैं कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं घंटे उसी में पढ़ूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं देखूंगा। ठीक है, तो फिर नहीं आएगा समझ में यार। मेहनत तो करनी पड़ेगी जीवन में। ऐसे नहीं होता बिना मेहनत। हम नहीं मेहनत करते है तुम्हारी। भाई 3 बजे क्लास होती है, पौने 3 बजे खाना खाता हूँ मैं डेली। फंसे ही रहता हूँ क्लासों के कंटेंट में, इसमें उसमें। सब खा लेते हैं 1 बजे, मैं पौने 3 बजे खाना खाता हूँ। कई बार तो खत्म भी हो जाता है, तो ऐसे ही आ जाते हैं क्लास में पढ़ाने। ठीक है, जबकि हमारा तो प्रोफेशनल है, जिंदगी भर यही काम करना है, फिर भी इतना डेडिकेशन रखते हैं हम। तो आप लोगों का तो एक ही कुछ समय की बात है, कर लिया करो मेहनत यार, कोई दिक्कत नहीं होती मेहनत करने में। मजा आता है रात को 4 और 2 में जोड़े 6। रात को मजे का मतलब है कि आपको एक सुकून भरी नींद आती है कि आज दिन भर हमने अच्छा काम करा। 7 और 4 में जोड़ेंगे तो 11, 116% हो गया। बायो कितनी है? 72%। मैथ कितना है? 44%। दोनों को जोड़ा तो 116% हो गया। आज तुम्हें लास्ट में गिफ्ट देके जाऊंगा, चलो ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा मैंने डांटा है तो एक ऐसा गिफ्ट दूंगा, तुम खुश हो जाओगे। लास्ट में दूंगा, लेकिन 72 और 44 को जोड़ा तो 116% हो गया। ये 116% 100 से कितना ज्यादा है? 16 ही तो ज्यादा है। तो ये 16% बराबर हो जाएगा सवाल में दिए गए 40 के। 16% बराबर है 40 के, तो 1% हो जाएगा 40/16। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 40/16 गुणा 100। 4 से 16 कटेगा, ये कटेगा 10 बार। 4 से 100 कटेगा 25 बार। 250 आपके सवाल का सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। इतना सा सवाल है बस, कुछ ही तो स्टेप है इसमें। भैया वो कह रहा है बायोलॉजी वाले 72% है, मैथ वाले 44 है, तो टोटल कितने हो गए? 116% हो गए। ये 116% क्या है? ये एक्स्ट्रा है 116%, क्योंकि 100% से ज्यादा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। तुम एक बात बताओ, 100% से ज्यादा कोई चीज हो जाएगी इस दुनिया में? है ना? 100% से ज्यादा कोई चीज हो ही नहीं सकती। 100% का मतलब है संपूर्णता। जब किसी चीज ने संपूर्णता हासिल कर ली तो उससे ज्यादा कैसे हो जाएगी? तो इसका मतलब है कि 16% एक्स्ट्रा है। और वो ये तो कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। जिन विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए वो एक्स्ट्रा है, यानी 16% क्या है? 40 के बराबर है। 16% बराबर 40, 1% 40/16, 100% 40/16 गुणा 100, 250, खत्म कहानी। इतना सा आंसर है। लास्ट में तुमको एक बढ़िया सा वो दूंगा बेटा, गिफ्ट। थोड़ा सा बेटा मैथ में कर लिया करो, लाइव क्लास भी करा करो, रिकॉर्डेड भी कर लिया करो। मैथ में थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो। जैसे आज की क्लास है, इसको एक बार देख लेना, ऐसी क्लास है देख लिया करो, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, अब ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं सभी साथी करें। ये पूछा गया क्वेश्चन है पुलिस की ही परीक्षा में। एक क्लास के 2 सेक्शन है, जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। मतलब एक क्लास में 2 सेक्शन है, ठीक है। एक क्लास है कोई, और उस क्लास में 2 सेक्शन है, एक पहला सेक्शन है, एक दूसरा सेक्शन है। पहले सेक्शन में 20 बालक है, दूसरे सेक्शन में 30 बालक है, ठीक है। फिर कहता है इन सेक्शंस में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज 80% है। 80%, यानी कि 20 का 80% निकालो। 20 का 80%, 20 का 80% कितना होता है? 16। करके देख लेना कॉपी में, नहीं तो 20 का 80%, ठीक है, यानी कि 20 गुणा
80/16, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 के गुणा 8 में करेंगे तो 16, यानी 20 में 16 बच्चे पास हो गए, 4 बच्चे फेल हो गए। आगे कह रहा है कि दूसरे सेक्शन में 60% पास हुए, तो 30 का 60% कितना होता है? 18। तो 18 पास हुए और 12 फेल हो गए। तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज बताओ। तो टोटल कितने पास हुए? 16 और 18, 34 पास हुए। 16 और 18 टोटल 34 ही तो पास हुए। ये 34 पास कितने में से हुए? 20 और 30, यानी 50 में से 34 बच्चे पास हुए। परसेंटेज में बताना है, 100 से गुणा करके परसेंटेज। 50 से 100 कटेगा 2 बार, 34 की गुणा 2 में करेंगे तो 68, 68% आ जाए। ठीक है। पूनम जैसा ठीक है सब बच्चों के लिए, आप अपने हिसाब से कर लो, पर जैसा सभी विद्यार्थियों के लिए ठीक है मैं वही तरीका बताऊंगा, आपके हिसाब से नहीं बताऊंगा कि ये तरीका बता दो वो बता दो। जो सबके लिए सही तरीका है वही बताऊंगा मैं, ठीक है। बेटा अगर आपने लेट एडमिशन लिया है तो शुरू से पढ़ो, पहली क्लास से पढ़ो, बीच में से मत पढ़ो, दिक्कत आ जाएगी बहुत समझने में। ठीक है, शुरू से पढ़ो, सारी क्लासें एक बार शुरू से करो, एक दिन में कम से कम 3 क्लास करो पुरानी, तब जाके, क्योंकि बेसिक कनेक्ट करता है एक दूसरे से, बेसिक कनेक्ट करते हुए पढ़ो ना। देखो, एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, जिनमें से क्रमशः 60% और 80% पास हुए। पास हुए छात्रों की औसत दर कितनी है परसेंटेज में? बताओ, कोशिश करो इस सवाल को स्वयं से करने का। ठीक है, एक बार सभी साथी स्वयं से क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, सभी बच्चे एक बार स्वयं से करेंगे, बेटा करो जल्दी से सॉल्व। आया क्या? देखो भाई, एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, जिनमें से देखो 80 छात्र थे क्लास में और एक में थे 60, 80 में 60% पास हुए, तो 80 का 60% कितना होता है? 80 का 60%, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, 8 की गुणा 6 में करी तो 48, 48। और 60 का 80%, तो 60 का 80% भी कितना होता है? 48 ही तो होता है, 48 होता है। पास हुए छात्रों की औसत दर पूछ रहा है, तो 48 और 48 कितना हो गया? 96। ठीक है, और 80 और 60 कितना हो गया? 140। 96/140 गुणा 100, परसेंटेज, जीरो से जीरो कट गया, 2 से 14 कटा 7 बार, 2 से ये कट गया 48 बार, 480/7, यानी 7 का भाग 480 में लगा दो, 7 का भाग 480 में, 7 छिक्के 42, 48 में से 42 गया 60, एक जीरो, सत्तू 7 8 56, 60 में से 56 गया 4, 68 पहले लिखोगे 4 ऊपर लिखोगे 7 नीचे, 68 पहले लिखोगे 4 ऊपर 7 नीचे, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, 68 सही, 4/7। आरपीएफ के लिए, आरपीएफ के लिए तो फिर मेन चैनल पे क्लास चलेगी उसकी, आरपीएफ वाले की तो यहाँ नहीं चलेगी बेटा। ठीक है, ये नहीं, चलो बाकी कुछ सवाल बेटा मैंने छोड़े हैं, वो सवाल मैं आगे करवाऊंगा, जब प्रॉफिट लॉस करवा रहा हूँ तब उनमें करवाऊंगा उन सवालों को। ठीक है, उन सवालों में थोड़ी सी प्रॉफिट लॉस की कॉन्सेप्ट है, इसलिए 4 सवाल मैंने छोड़ दिए, मुझे पता है कब करवाने हैं, जब प्रॉफिट लॉस करवाऊंगा उसमें निकलवा दूंगा वो सवाल। ठीक है, तो आप लोगों को 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि गुरुजी किताब दे दो, किताब। ठीक है, तो किताब मैं आपको दे दूंगा आज। ठीक है, एक ई बुक के फॉर्म में परसेंटेज के क्वेश्चंस का ई बुक दे दूंगा आपको, जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन हैं हमारे यहाँ के रोजगार विद अंकित के, वो परसेंटेज के क्वेश्चंस जो कांस्टेबल के हिसाब से हैं, उन सारे क्वेश्चंस का एक पीडीएफ आपके यहाँ में आज डाल दूंगा, ये गिफ्ट है। दूसरा गिफ्ट ये है कि जो मैंने वो नहीं दिया अभी तक आपको, 3 वर्कशीट
परसेंटेज की वो आज डाल दूंगा, तीनों वर्कशीट डाल दूंगा, यानी आज की, कल की और परसों, तीनों क्लास की आज ही दे दूंगा। ठीक है, रंजीत वर्मा कर देंगे ऐसे ही। तो चलिए आज के इवेंट में इतने ही रखते हैं, एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, और जो डाउट हो उन डाउट्स को मैं उसमें ले लूंगा बेटा। गिफ्ट दो, गिफ्ट बेटा मैं आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, परसेंटेज जो है रहा है उसके सारे क्वेश्चंस डाल दूंगा। ठीक है, परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आज डाल दूंगा, पक्का डाल दूंगा। ठीक है, ऐसा करना, और धीरे धीरे जो अदर चैप्टर्स हैं उनका भी डाल दूंगा। तो आप चाहो तो किताब ऑलरेडी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में पूरी पूरी बढ़िया अच्छे प्रिंट में किताब ही दे दूंगा पूरी। ठीक है, लेकिन चैप्टर वाइज ही दे पाऊंगा क्योंकि मुझ पे चैप्टर वाइज ही आएंगी इस हिसाब से। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एसएससी जीडी की बुक का लेवल ज़्यादा है, कांस्टेबल वाली किताब से करो तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर जीडी वाली कर सकते हो तो जीडी वाली कर लो। हाँ, कुंदन कुमार मिल जाएगा, मैं दे दूंगा, यही गिफ्ट है आज आपका। ठीक है, मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। कल मैंने बोल दिया था तो फिर मैं लग गया था उस काम में, मैंने आज व्यवस्था कर ली है, कल आज आज ही डाल दूंगा। ठीक है, जब चीज़ें हो जाती हैं पूरी तभी बोलता हूँ मैं, वो हो गया है, अरेंजमेंट हो गया है तो आज डाल दूंगा पक्का। अगर मैं कह रहा हूँ तो फिर डाल दूंगा। ठीक है, कंफर्म होता है तभी बोलूंगा। चलो, तो इस सेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन करेंगे, और ये डेली एक दिन में एक टॉपिक हमारा रहेगा रिवीजन क्लासेस का। और जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, सिलेबस तो आपका मैंने पूरा करा ही दिया है, 70 क्लासेस दी हैं आपको सिलेबस। ये 72वीं क्लास है, हम आपको रिवीजन सीरीज लेकर आए। प्यारे बच्चों, प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें, पूरा चैप्टर है प्रॉफिट लॉस एस एंड डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में कहेंगे इसको लाभ, हानि और पट्टा। जैसा इसमें हिसाब किताब है कि या तो देखो आपसे सीपी निकलवाएगा। सीपी, ये सीपी क्या होता है एक बार बताया, तो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी वह कीमत जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए। ठीक है, क्रय मूल्य कहते हैं हिंदी में इसको। वह कीमत जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्यारे बच्चों। दूसरा होता है एसपी, से हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कहेंगे विक्रय मूल्य। वह कीमत जिस पर कोई वस्तु बेची जाए उसे हम क्या कहेंगे बेटा, विक्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है, तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य वह कीमत जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, वह कीमत जिस पर कोई वस्तु बेची जाए। एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट काम करता है, सीपी इज इक्वल टू एसपी 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखनी है, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एसपी गुणा 100 माइनस लॉस। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट होगा, लॉस दिया है तो लॉस परसेंट होगा। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब सवाल आएंगे तो सवालों के माध्यम से और जो बेसिक चीजें वो भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ऑप्शंस मैंने नहीं रखे हैं आज की क्लास में, आपके साथ ही सीधे सवाल आएंगे। सवाल जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे थोड़ा सा अलग किस्म के सवाल रखे हैं। मैंने आपको वादा किया, देखो मैंने अगर जो आपको पढ़ा दिया, ठीक है, वैसे ही सवाल मैं यहाँ रख दूँ रिवीजन क्लास में भी। तो मैंने नॉर्मली 3-4 क्लास में प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है, वही उन्हीं में से उठा के सवाल रिवीजन क्लास में अगर मैं ले आऊँ तो फिर नया क्या मिलेगा, कुछ भी नया नहीं मिलेगा। इस वजह से रिवीजन में सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है उससे अलग सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, सवाल देखो प्यारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य इतना रुपया है, लाभ प्रतिशत इतना है, तो लाभ बताओ। देखो क्रय मूल्य, जहां भी क्रय मूल्य की बारी आएगी मैं सीपी दूंगा, तो सीपी दिया हुआ है 495 रुपए। ठीक है, और लाभ का प्रतिशत दिया है 40%। आपसे पूछ रहा है कि लाभ बताओ, प्रॉफिट बताओ। अगर सीपी दे रखा हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ हो और प्रॉफिट पूछे, तो करते सीपी का प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 495 का 40% निकाल दो, वही सवाल का उत्तर है। तो 20 से 40 कटेगा 2 बार, 20 से 100 कटेगा 5 बार, 5 से 499 कटेगा 99 बार, और 99 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 198। प्यारे बच्चों, यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, यही इस सवाल का उत्तर है, यानी कि जो सीपी है उसका अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकाल दोगे वही प्रॉफिट होगा। हमेशा लाभ का मतलब क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत ही लाभ होता है। ठीक है, जैसे 100 रुपए की कोई चीज आपने खरीदी और उसे 20% के फायदे पर बेचा, तो कितना फायदा हुआ, 100 का 20% 20 रुपया, यानी 20 रुपए का फायदा हुआ। ऐसे सीपी का प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, वही आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, एक पंखे का विक्रय मूल्य इतना है, लाभ प्रतिशत इतना है, पंखे का क्रय मूल्य बताइए। बेटा अभी मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था आपको, देखो
अगर आपको विक्रय मूल्य दे दे, प्रॉफिट परसेंट दे दे, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, सीपी बराबर एसपी गुणा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्या फॉर्मूला लगा देते हैं? सीपी बराबर एसपी गुणा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों लगा देते हैं। एसपी कितना दिया है? 40/44। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है? 29। 100 में 29 जोड़ेंगे तो 129। अब प्यारे बच्चों 129 से भाग लगाओ 46/44 में। 129 का भाग लगाओ 46/44 में, वही हमारे सवाल का उत्तर है। कैसे भाग लगाएंगे? देखो 129 का भाग लगाना है 4644 में। 129 क्या होते हैं? 387। तो आपका बचेगा 14 में से 7 गया 7, 15 में से 8 गया 7, 77, ऊपर से 4 उतार लिया। 129 का पहाड़ा पड़ो 774 में, 6 बार जाएगा। 129 छक्के कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 774, शेषफल आ गया, यानी 36 बार कट जाएगी। तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को कितनी बार काट देगी? 36 बार। 36 की गुणा 100 में करेंगे तो 3600 सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 3600। सर कल वाली क्लास नहीं मिल रही है। बेटा कल वाली क्लास जो है वो ऐप पर ही मौजूद है। कल वाली जो क्लास है ना दोस्त मेरे, वो ऐप पर ही मौजूद है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्लास ही ना मिले। आज सुबह ही मेरी बात हुई है, कह रहे थे कि सर हम क्लास आपकी लगवा, एक रिवीजन क्लास करके फोल्डर बनवा दिया है मैंने आपके लिए, उसमें मिलेंगी सारी क्लासें। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं खुद ही आपके सामने ऐप पर एक बार चेक कर लेता हूँ। ऐसा कोई एरर होगा तो उसको, झारखंड पुलिस 2024 एच गए आप सुबह तल पर वर्कशीट आउट से अलग से फोल्डर नहीं बना, कहा था लेकिन फिर तो इसने मेरी क्लास, बेटा कल वाली क्लास ना इसने परसेंटेज वाले फोल्डर में डाल दिया। ठीक है, कल की जो परसेंटेज क्लास है वो परसेंटेज फोल्डर में डाल दिया। परसेंटेज मुझे साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर बेटा, क्लियर दिखाई दे रहा है, अपने इस मोबाइल पे स्पष्ट दिख रहा है। अगर मुझे दिख रहा है मोबाइल पे तो ठीक है। तो 1 2 3 4 5, अगर तुम ऐप खोलोगे उसमें परसेंटेज फोल्डर पे क्लिक करोगे ना, तो उसमें जो 5वीं क्लास है वो कल की क्लास है। और इसने इन्होंने क्या गलती करी है, प्रॉफिट लॉस वाली में आज की क्लास प्रॉफिट लॉस में डाल देंगे, जबकि मैंने ये कहा हुआ है एक रिवीजन क्लास करके फोल्डर बनवा रहा हूं मैं, उसमें ये रिवीजन सारी क्लासेस पढ़ेंगी उसमें। ठीक है, तो वो आज शाम तक मैं करवा दूंगा। फिलहाल कल की क्लास तुम्हें परसेंटेज फोल्डर में मिलेंगी। बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 36। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है। यदि हेलमेट को 36 रुपए की छूट के बाद 744 रुपए में बेचा गया है तो प्रॉफिट परसेंट क्या है? ये क्वेश्चन है आपसे। ठीक है प्यारे बच्चों, समझना, एक हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है यदि हेलमेट को 36 रुपए की छूट के बाद 744 रुपए में बेचा गया। ध्यान से समझना, कोई इसमें गणित लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ बेटा, कॉमन सेंस। कितने में बेचा गया है? 744 रुपए में बेचा गया है। कितने में बेचा गया है? 744 रुपए। कितने में बेचा गया है? 744 रुपए। वह कीमत जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। वह कीमत जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे सेलिंग प्राइस एसपी कहते हैं। तो एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया 744 रुपए। ठीक है, एसपी कितना हो गया प्यारे बच्चे? 744 रुपए। यानी 744 रुपए पे कोई चीज बेची गई और उसमें 36 रुपए का डिस्काउंट भी मिल गया। यानी कि ये पेन था, इस पे कोई कीमत लिखी, इस पे कोई रेट लिखा हुआ था। ठीक है, अब इस जब आपने कहा भाई साहब ये पेन कितने का है, उसने कहा इतने रुपए का है, कुछ सस्ता कर दो, उसने 36 रुपए सस्ता कर दिया, मुझे ये 744 का पड़ा। अगर ये 36 रुपए मुझसे सस्ता नहीं करता तो ये पेन कितने का पड़ता? 744 प्लस 36 का ही तो पड़ता, यानी 780 रुपए का पड़ता। तो प्यारे बच्चों एमआरपी कितनी हो गई? 780 रुपये एमआरपी हो गई। एमआरपी कितनी हो गई? 780 रुपये। ठीक है, यानी कि आपने सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ दिया तो आपका मार्क्ड प्राइस आ गया। फिर आगे कहता है कि हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है। हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है, यानी कि जो भी उसका क्रय मूल्य है अगर मैं उसका 130% निकाल दूं। ठीक है, देखो आगे क्या कहता है कि हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है। मतलब ये जो भी क्रय मूल्य है जितने पर भी वो हेलमेट खरीदा गया, अगर मैं उसका 130% निकाल दूं तो अंकित मूल्य निकल कर आता है ना, क्योंकि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है ना। तो सीपी का 130% निकाल दो, वो बराबर होगा एमपी। ठीक है, सीपी गुणा 130/100। एमपी कितना है? 780। जीरो से जीरो कट गया, 13×5 = 65, 13×6 = 78। तो कॉस्ट प्राइस कितने रुपए की आ गई प्यारे बच्चों? 600 रुपए की आ गई। 600 रुपए की कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गई।
अब ये पूरी पिक्चर कहानी क्लियर हो गई, इस सवाल की पूरी कहानी क्लियर हो गई। यानी एक हेलमेट 600 रुपए का था और उस हेलमेट पे कीमत लिखी हुई थी 780 रुपए। असली में जब हेलमेट बनाया दुकानदार ने या बनवाया किसी से, तो 600 रुपए का खर्चा आया हेलमेट बनाने में, लेकिन उसने हेलमेट के ऊपर लिखा कि ये 780 रुपए में बेचा जाएगा। कस्टमर ने उसे 744 रुपए में खरीदा। तो एक्चुअली हेलमेट की बनाई का खर्चा कितना था? 600 रुपए। बेचा कितने में गया? 744 रुपए में। कितने रुपए ज्यादा में बेचा गया? 600 से 744, यानी प्यारे बच्चों 144 रुपए ज्यादा में बेचा। तो 144 रुपए क्या है? प्रॉफिट। आपसे क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंट। जो भी प्रॉफिट आया उसको लिख लो, बट्टा सीपी। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है। 144 बट्टे 600, परसेंटेज में आंसर देना है, इसलिए 600 से गुणा करके परसेंटेज। 100 से 600 कटा 6 बार, 6 से 144 कट जाएगा 24 बार। प्यारे बच्चों 24% इसका आंसर हो जाएगा, 24% का आंसर होगा। सर डाउनलोड की हुई क्लास कभी ऐप से नहीं हटेंगी ना? सर नहीं हटेंगी भाई मेरे, नहीं हटेंगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम जो है 6 महीने तक पढ़ाई ना करो। 6 महीने तक पढ़ाई ना करो तो आपकी वो वीडियोस हटी जाएंगी। बेटा अगर ऐप लॉग आउट हो गया तो डिलीट हो जाएंगी। ऐप को लॉग आउट मत करना, ठीक है? अगर आपने अपने फोन से ऐप को लॉग आउट कर दिया और ये सोचा कि अपने दोस्त को, अपना कोई दोस्त है आपका, है ना, और आपने अपने फ्रेंड को अपने फोन से अपना ऐप लॉग आउट किया, फिर लॉग आउट करके अपने फ्रेंड्स के फोन में लॉगिन करवाने की कोशिश, तो वो वीडियोस नहीं मिलेंगी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो क्लासेज हैं ये आपके लिए हैं, ठीक है? इसलिए आप अपने फोन को लॉग आउट मत करना। कोई बात नहीं, नंबर सिस्टम को भी ले लेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है, हानि प्रतिशत 23% है, कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सीपी कैसे निकलता है, एसपी में 100 से गुणा करके 100 माइनस लॉस परसेंट। एसपी कितना दिया है? 1386 रुपये। 1386 गुणा 100 बट्टे 23% का लॉस है, 100 में से 23 घटा दो 77। 11 से 77 कटेगा 7 बार, 11 से काटो बेटा, 11 का भाग 13 में लगाओगे 1 बार जाएगा, 11 एकम 11 116 बार जाएगा, और 7 से 116 काटोगे तो ये कटेगा, कटेगा ही नहीं, ठीक है? देखो 11 सत्ते 77, 11 एकम 11, 11 दूनी, 11 दूनी 22, यानी 126 आएगा। हमने गलत कर दिया, 126 आएगा बेटा, 126 आएगा। 11 सत्ते 77 और 11 से 1386 कटेगा 126 बार। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 18 की गुणा 100 में करेंगे तो 1800। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1800, ठीक है? 1800 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक्टिव रहो, ठीक है? देखो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपका जितना मैं आपको जो रिवीजन करवा रहा हूँ ना, ये क्लासेस में जितना भी कंटेंट मिल रहा है, और पहले की जो 70 क्लासें पढ़ा दी, 70 क्लासेस में जितना कंटेंट दिया है, सबसे पहले तो उन सारी बोर्ड पीडीएफ, सारे क्लास नोट्स डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में, या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पेन टैब है, जो भी है उसमें सब स्टोर, ठीक है? फोन में स्टोर कर लो, और ऐसे करा करो चैप्टर वाइज स्टोर, जैसे मैथ्स तो विद सर ऐसे कर लिया, ठीक है? फिर उसमें परसेंटेज, परसेंटेज के पीडीएफ क्लास नोट सब एक जगह रख लिया। अब आपने क्या करना है, जैसे आज परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, या कल मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, तो जो मैंने क्लास में पढ़ा दिया ना, क्लास में जो मैंने कंटेंट पढ़ा दिया, वो सारा कंटेंट एक बार रिवाइज करना, सारा कंटेंट जो मैंने पीडीएफ में पढ़ा दिया आपको। फिर जब उसको पूरा पढ़ लोगे, फिर मैं रिवीजन क्लास में नए सवाल लेकर आऊंगा। मैंने वहां जो पढ़ाया है ना आपको सिलेबस में, मैं वो क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, कल सिंपल इंटरेस्ट के नए सवाल होंगे। तो अब जो पुराना पढ़ लिया उसके आधार पर नए सवाल लगाने की कोशिश करना, ऐसे तैयारी होती है। ये रिवीजन क्लास तभी सक्सेसफुल होगी जब आप ऐसे काम करोगे। यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा गया, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा? प्यारे बच्चों ऐसे सवाल काफी बार पेपर में देखे जाते हैं। ऐसे सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, जिससे कि ये सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखो ऐसे सवालों को ऐसे करना चाहिए, जैसे कह रहा है कि कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया। मान लो कि 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपये था, मतलब तुमने 100 वस्तुएं बनाने पर 100 रुपये खर्च कर दिए। ऐसे सवालों की शुरुआत ऐसे मानकर किया जाता है, ठीक है? कि माना माना कि 100 वस्तुओं का सीपी 100 रुपये है। मान लो कि 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपये है, ऐसे मान लो। अब वो क्या कह रहा है? वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया, ठीक है? बेटा एक बात बताओ, अब 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपये है। अब वस्तुओं को दो हिस्सों में बांटा, 80% वस्तुओं को अलग हिस्से पे बांटा, 80%, और 20% वस्तुओं के साथ अलग तरह से डील की गई।
100 का 80% कितना होता है? 100 का 80% होता है दोस्त 80, और 100 का 20% कितना होता है? 20। ठीक है। अब वो कह रहा है कि 15% हानि पर बेची गई 80 वस्तुएं 15% हानि पर बेची गई। ठीक है, यानी कि 80 गुणा 85 बट्टे के 100। ठीक है, 80 रुपए की चीज थी 15% की हानि पर, यानी कि 80 का 85% निकाल दो, 15% हानि। फिर 20 का 115%। क्यों 115% क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि 15% के लाभ पर बेचा गया, तो 20 का 115%। इन दोनों को जब जोड़ लोगे तो कुल विक्रय मूल्य निकल कर आएगा, तो कुल क्रय मूल्य 100 रुपए, यहां से कुल विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो इसे सॉल्व करो। 20 से 80 कटेगा 4 बार, 20 से 100 कटेगा 5 बार, और 5 से 85 कट जाएगा 17, 17 चौके 68 हो गए। प्लस 20 से 100 कटेगा 5 बार, और 5 से 115 कटेगा 23 बार, ये हो जाएगा 23। 68 में 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, मतलब 100 रुपए की चीज को 91 रुपए में बेचा। कितना हुआ? 100 की चीज को 91 में बेचोगे तो हानि तो ही होगी। कितने की हानि होगी? 9% की हानि होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 9% लॉस। ठीक है भाई, कितना आंसर हो जाएगा बेटा? 9% लॉस हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 9% का लॉस। 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपया है। फिर वो कहता है कि साहब 80% को 15% हानि पे बेच गया, यानी कि 100 में से 80 वस्तुओं को, 80 रुपए के सामान को 15% के हानि पर बेचा, तो 80 को देखो, किसी भी चीज को अगर तुम लॉस पे बेचते हो, जैसे मैं 80 रुपए के सामान को 15% की हानि पर बेच रहा हूं, तो इसका मतलब है कि 80 गुणा 85/100, यानी कि 80 का 85% निकाल दो। ठीक है। देखो कोई जैसे पेन है, तो ये पेन अपने आप में 100% है, ये अपने आप में पूर्ण है, ये कंप्लीट है अपने आप में, यानी 100% है। अगर मैं कहूं कि इस पेन का 20% कम कर दो, यानी कि जाहिर सी बात है कि पेन छोटा हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा कट जाएगा, जितना भी होगा उसका पूरे का
हेलो माइक चेक। हेलो माइक चेक। बेटा अब आवाज आ रही है क्लियर? हेलो, अब आपको साउंड क्लियर आ रही है बेटा? साउंड अब साउंड क्लियर है, ठीक है? अभी साउंड क्लियर है। एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से 20% हानि होती है। एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से 20% की हानि होती है। खिलौने के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। ठीक है, एक खिलौने को अंकित मूल्य के, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है? अब जैसे ये इस तरह के क्वेश्चंस मैंने काफी देखे हैं परीक्षा में जो हमें देखने को मिलते हैं, और बच्चे समझ नहीं पाते कि ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करें। ठीक है, आप देखो समझना है इस क्वेश्चन। एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से, ठीक है? अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस, यानी वह कीमत जो वस्तु पर अंकित हो। के का मतलब अंकित मूल्य के मतलब गुणा 20/31, और हम इसे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हम किसी वस्तु का जो भी अंकित मूल्य है, जब उसमें 31 से गुणा कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस मिलती है। एमपी अपनी जगह जैसा है वैसे ही रहेगा, एसपी नीचे आ गया, एमपी जैसा है वैसे ही रहा, एसपी इसके नीचे आ गया, और ये जो 20/31 था जब एलएचएस से आरएचएस में गया तो उल्टा हो गया 31/, ठीक है? यानी कि हम किसी वस्तु को 20 रुपए में बेच रहे हैं जबकि उस वस्तु पर लिखी हुई कीमत 31 रुपए। अब 20% की हानि होती है, यानी कि सीपी निकाल लो। सीपी कैसे निकलता है, एसपी गुणा 100/100 माइनस के लॉस परसेंट। एसपी कितना है, 20। भाई एसपी की वैल्यू कितनी है, 20। 20 गुणा 100, 20% की हानि होती है, यानी 20 में से हो गया 80, 20 से 80 कट जाएगा 4 बार, 4 से 100 कट जाएगा 25। यानी कि सीपी कितना आ गया प्यारे बच्चों, क्या आ गया, 25। वो पूछ रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। तो अंकित मूल्य कितना है, एमपी कितना है, 31। क्रय मूल्य कितना है, 25। 25 इस सवाल का उत्तर, ठीक है? 31/25 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मैं दोबारा बता दूंगा बेटा, ये सारी जो क्लासें मैं रिवीजन करवा रहा हूँ एप्लीकेशन पे ही करवा रहा हूँ, ठीक है? एप्लीकेशन पर ही करवा रहा हूँ, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे दो। देखो ये सवाल ध्यान से समझो। एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से 20% की हानि होती है। देखो ये जो अर्थमेटिक है ना, गणित का जो भाग है अर्थमेटिक अंक गणित, इसमें भाषा का बहुत बड़ा खेल है। आप भाषा को समझो, अगर आपने भाषा को समझ लिया तो सवाल में कुछ भी नहीं है। अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करता हूँ। देखो एक खिलौने को, ठीक है, खिलौना है, अंकित मूल्य के, यानी कि जो भी खिलौने का अंकित मूल्य है, जो भी कुछ तो होगा अंकित मूल्य, उसका जब मैं 20/31 निकालता हूं तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलता है। यानी अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से, मैं किस कीमत पे बेच रहा हूं, अंकित मूल्य के 20/31 पर मैं किसी बेच रहा हूं, वो ये कह रहा है। तो अंकित मूल्य का 20/31 क्या है, सेलिंग प्राइस। एक रिलेशन मिल गया तुम्हें एमपी और एसपी का। एमपी अपनी जगह रहा, एसपी आरएचएस से एलएचएस में आया तो बट्टी में आ गया। 20/31 जब एलएचएस से आरएचएस में गया तो उल्टा हो गया 31/20। यानी कि आपने किसी वस्तु पर लिखा 31 रुपए लेकिन उसे बेचा 20 रुपए। इसका मतलब ये है आपने उस वस्तु पे लिखा 31 रुपए लेकिन बेचा 20 रुपए। ऐसा जब आप करते हो तो 20% का नुकसान हो जाता है। तब आपको ये फॉर्मूला पता है क्रय मूल्य निकालने का, कि अगर विक्रय मूल्य दिया है, लॉस परसेंट दिया है, हानि प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य आप निकाल लेते हो, आपका क्रय मूल्य निकल आया 25 रुपए। सारी कहानी क्लियर हो गई कि 25 रुपए का कोई सामान था, 20 रुपए में आप बेच रहे हो, लेकिन लिख रहे हो 31 रुपए का बेचूंगा। ठीक है, तो अब यहां से पता चल गया कि वो पूछ रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य 31 रुपए, क्रय मूल्य 25 रुपए, 31। सवाल का उत्तर हो गया बेटा, ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 451 रुपए है, हानि प्रतिशत 11% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ये सारे ये बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को 2 3 4 बार अगर रिवाइज करोगे ना, मैं फिर से आपको रिवीजन क्लास के माध्यम से जो पुराना आपका जो भूला भिसरा कहते हैं, क्या कहते हैं, भूला भिसरा जो ज्ञान है, को मैं रिकॉल करने की कोशिश, प्रत्यास्मरण कहते हैं। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 451 रुपए है। ठीक है भाई, देखो बेटा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 451 रुपया है। हानि प्रतिशत 11% है, तो विक्रय मूल्य क्या है? बेटा एक बात को समझना, हमेशा समझना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर हानि ही होती है। हानि होती है कि नहीं होती? अरे 10 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, आपने उस 10 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए का जो मिला वो क्या है, हानि। भाई बनाया 10 रुपए, 8 रुपए में बेच दिया, तो 2 रुपए का नुकसान ही तो हो गया। सीपी माइनस एसपी क्या होती है, हमेशा हानि होती है, यानी हानि का मान 451 रुपए, हानि का मान 451 है।
अब इसने 451 का परसेंटेज रूप क्या है 11%, तो इसका मतलब है 11% बराबर है 451 के। अगर 11% 451 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा? 451/11 यानी कि 41 के बराबर होगा। 11 का भाग 45 में लगाओगे 4 बार जाएगा, 11 कम गया। अगर 1% 41 के बराबर है, 100% कितने के बराबर है? 4100 के बराबर। ये 100% क्या निकल कर आ गया? सेलिंग प्राइस, यानी कि 4100 रुपए की कोई चीज, ठीक है, और आपने इसे 451 रुपए की हानि में बेच दिया, यानी 4100 में से लॉस कितना है? 451। यहां से एसपी निकल के आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 4100 में से 451 घटा दो तो ये आ जाएगा 3649। यही हमारे सवाल का 36, ठीक है, 3649 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 3649, ठीक है। वो कहता है कि साहब क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 451 रुपये है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दूं तो 451 रुपये आता है, और हानि परसेंट 11, यानी कि उसने लॉस परसेंटेज जो 11% है ना, की वैल्यू दी है 451 रुपये, ठीक है। भाई 11% 451 के बराबर है तो 1% 41 के बराबर है, तो 100% 4100 के बराबर है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 451 रुपये है, यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दूंगा तो 451 रुपये मिलेगा, और मैं जानता हूं कि जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं तो हमेशा हानि मिलती है। हानि बराबर है 451 के, ठीक है, और हानि का परसेंट दिया है 11, यानी 11% बराबर है 451 के, तो 1% बराबर है 41 के, तो 100% बराबर है 4100। तो 4100 रुपये क्या है? ये है क्रय मूल्य। 41 रुपए की कोई चीज है, 451 के नुकसान पे बेचो, कितने में बेचोगे? 3649 रुपये में। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक दुकानदार अपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% की छूट भी देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, ठीक है। एक दुकानदार अपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो लाभ परसेंट क्या है? इसमें जब देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर ये 3-4 शब्द नजर आ जाएं, जैसे कि क्रय मूल्य, प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट और अंकित मूल्य, ये 4 शब्द नजर आ जाएं, तो वहां एक रिलेशन काम करता है। वो रिलेशन होता है CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बट्टे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये सूत्र आपका वहां एक्टिव हो जाता है। वो कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, ठीक है। एक दुकानदार अपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% ज्यादा, मतलब क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है तो अंकित मूल्य कितना है? 100 को देख लेता है, जितना भी क्रय मूल्य है उससे 30% ज्यादा वह कीमत अंकित करता है। तो मान लो 100 रुपए की मेज है तो वह उस मेज की कीमत 130 रुपये लगाता है, ठीक है। फिर वह कहता है कि वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, 12% की छूट देता है, यानी कि 100 में से 12 घटा दो तो 88 रुपये का पर आ जाएगा। तो उसका लाभ परसेंट बता दो, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा था, देखो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, और 2 से 88 कट जाएगा 44 बार। 5 की गुणा 100 में करोगे तो 500 आ जाएगा। 500 प्लस 5p% बराबर 44 गुणा 13 कर दो तो ये हो जाएगा 574। करके देख लो, 13 चौके 52, 13 चौके 52 का 2 हासिल का 5, 52 572 हो, ठीक है। तो 5p% की वैल्यू आ जाएगी 572 में से 500 घटा देंगे तो 72। प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आ जाएगी 14.4%। यही इस क्वेश्चन का आंसर, 14.4%। आवाज नहीं आ रहा बेटा? आवाज तो सही आ रहा है, कोई आवाज का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आवाज का प्रॉब्लम नहीं है बेटा, 14.4% क्वेश्चन का सही। अगला सवाल देखो, राज ने दो लैपटॉप, पहला 42,500 रुपए का तथा दूसरा 36,200 रुपए का खरीदा। उसने पहला लैपटॉप 12% के फायदे पर, दूसरा लैपटॉप 12% की हानि पर बेचा, तो लाभ अथवा हानि क्या है? तो पहले टोटल क्रय मूल्य निकाल लो, फिर पहले वाले लैपटॉप का प्रॉफिट परसेंट, दूसरे वाले लैपटॉप का लॉस परसेंट, टोटल जोड़ लो, क्रय मूल्य आ जाएगा, दोनों का अंतर देख लो, उसी आधार पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले निकालो क्रय मूल्य, यानी सीपी निकालो। क्रय मूल्य वह कीमत जिस पर खरीदी जाए। तो दो लैपटॉप, पहला 42,500, पहला लैपटॉप खरीदा उसने 42,500 का, और दूसरा लैपटॉप खरीदा उसने 36,200, यानी कि टोटल उसने कितना रुपया खर्च किया दोनों लैपटॉप खरीदने में? टोटल उसने 78,700 रुपये खर्च कर दिए दोनों लैपटॉप खरीदने पे। ये क्या है? ये है कुल क्रय मूल्य, ये है कुल क्रय, यानी इतने रुपए उसने लैपटॉप खरीदने में खर्च किए।
उसने पहला लैपटॉप 12% के लाभ पर बेचा। पहला लैपटॉप यानी 42,500 रुपए का लैपटॉप 12% के फायदे पर, यानी 112/100। ठीक है, 12% के फायदे पे बेचा, इसलिए 100 में 12 जोड़ के बट्टे में 100 कर दिया। दूसरा लैपटॉप उसने 36,200 का जो लैपटॉप था वह उसने 12% की हानि पर बेचा। हानि यानी कि 100 में से 12 घटा दो, 88 बट्टे के, नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो खत्म, नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो खत्म। 425 की गुणा 112 में कर दो। ठीक है, तो करो भाई, 112 की गुणा 5 में करोगे तो 560 का जीरो, हासिल का 56। 112 की गुणा 2 में करोगे तो 224, 224 में 56 जोड़ोगे तो 80, तो 80 का जीरो 28 आ जाएगा। 112 चौके 448, 448 में 28 जोड़ो, 406, 47,600 हो जाएगा। नहीं आ रहा है? ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, 47,600 आना चाहिए, 47,600। अगला देखो, अब आपको गुणा करना है 362 गुणा 88। ठीक है, 362 की गुणा 88 में करो तो ये जाएगा आपका 362 गुणा 88। करो भाई, 88 की गुणा पहले 2 में करो, 88 की गुणा 2 में करेंगे तो ये जाएगा 176 बार। 88 का डबल कितना होता है? 88 दूनी 76 होते ना, 176 होते हैं, 176 का 6, हासिल का 17 हो गया। अब 88 छक्के कितने होते हैं? 88 छक्के, 88 छक्के होते हैं 528, 528 में 17 जोड़ेंगे 545 का 5, हासिल का 1। 88 तिया, तो 88 तिया होते हैं बेटा 264। तो 64 में अगर आप 54 जोड़ोगे तो 64 में 4 जोड़ोगे तो 68, और 268 में जोड़ोगे आप 50, तो 68 में 50 जोड़ोगे जाएगा 318, 31,856 हो जाएगा ना। जीरो में डबल जीरो में 56 जोड़ोगे 56, 6 में 8 जोड़ोगे तो 6 8 14 का 4, हासिल का 1, 6 8 14 4, 1 और 1 2, और 7 2 9, 79,456। ठीक है, तो भाई 78,700 रुपये में आपने खरीदा, 79,456 में बेच दिया। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हो गया। कम है ये ज़्यादा है? फायदा हुआ है। ठीक है, कितने का फायदा हुआ है बेटा? 756 रुपये का फायदा हुआ है। इन दोनों का अंतर निकाल दो, 756। ये 756 रुपये क्या है? यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, प्लस का 756 प्लस 756, 79,456। ठीक है, 756 रुपये का क्या हुआ है? फायदा। तो ये तो थोड़ा सा डेटा इसका क्वेश्चन का ऐसा है जिसमें आपको काफ़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ी। नॉर्मली इतनी कैलकुलेशन कई बार पेपर में नहीं भी आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस है, रिवीजन है तो कर लो, मेहनत है थोड़ी सी, मजा आएगा लेकिन। ठीक है, तो 756 इस क्वेश्चन का आंसर है। 112 की गुणा 425 में की 47,600, 88 की गुणा 362 में की 31,856, दो सात 79,456, 78,700 रुपये का सामान खरीदा, 79,456 में बेचा, यानी 756 रुपये ज़्यादा में बेचा। फायदा कितने का हुआ? 756 रुपये का फायदा हो गया इस बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन तुम मुझे करके बताओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में डेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसमें कैलकुलेटिव डेटा नहीं है, यानी कि इसमें गुणा भाग ज्यादा नहीं है। ठीक है बेटा, इस वाले क्वेश्चन को सभी साथी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखें, दो कलम 20 रुपए प्रति की दर से खरीदे गए। बेटा ध्यान से समझ, दो कलम 20 रुपए प्रति नग, यानी एक कलम 20 रुपए का तो दूसरा भी 20 रुपए का, टोटल कितने रुपए हो गए? 40 रुपए। ठीक है, दुकानदार पहले को 25% के फायदे पर बेचता है, यानी जो 20 रुपए वाली कलम है ना 25% के फायदे पे बेचता है, इसलिए 20 में तो 25 से गुणा करके 100 से भाग लगा दो। और दूसरी कलम को 25% के हानि पर, यानी 20 में 100 में से 25 घटा दो तो 20 गुणा 75/100 पर बेच, दोनों को जोड़। 20 से 100 कटेगा 5 बार, 5 से 125 कटेगा 25, 20 से 100 कटेगा 5 बार, 5 से 75 कटेगा 15 बार, यानी कि पहली कलम को वो 25 रुपये है, कलम को 15 रुपये, यानी कि दोनों कलमों को 40 रुपये में खरीद के 40 रुपये में बेच देता है। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या लाभ या क्या नहीं, क्या हानि हुई? तो आप कहोगे नो, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इसमें कहेंगे नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, ना लाभ होगा ना हानि होगी, ना लाभ होगा ना, ठीक है जी, ना तो बेटा फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा, जो जैसी स्थिति थी वैसी बनी रहेगी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि मैं अगले क्वेश्चन करवाऊं या जितने मैंने करा दिए उनको एक बार रिवाइज करवा। चलो ये वाला देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 11 भी देखो। ठीक है, मोहित एक मेज 25% के फायदे पर बेचता है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये कम कर देता
से 5% की हानि होती, पेज का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था। ऐसे ये क्वेश्चन है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो मेरी बात मान लो जितने हुए, क्योंकि तुम जितने बच्चे हो ना अभी, ये वो बच्चे हैं जो हर स्थिति क्लास को करते हैं। सिलेबस पूरा हो गया, रिवीजन क्लासेस सर ने स्टार्ट कर दी, हम उसमें। आप लोगों का वैसा हिसाब किताब नहीं है कि भाई हम तो केवल इतनी ही क्लास करेंगे, उसके बाद नहीं। आपके अंदर भटकाव नहीं है, जितने बच्चे इस वक्त लाइव पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं उन लोगों से जिन बच्चों के अंदर भटकाव है। भटकाव पता है क्या होता है? कि तैयारी तो शुरू की थी झारखंड पुलिस की, लेकिन फिर दिखाई दे गया आरपीएफ, तो अब उन्होंने इस बैच को छोड़ के आरपीएफ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर कुछ और दिखाई दे जाएगा बिहार पुलिस से, छोड़ के बिहार पुलिस में घुस जाएंगे। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन भी होता है, पर बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन भटकाव से आप भटकते रहते हो ना, आप लोगों के अंदर एक मानसिक स्थिरता है जो आपको औरों से अलग बनाती है, आपको मजबूत बनाती है। बेटा, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन की पावर एन का तभी क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये सिंपल कॉमन सेंस है। जैसे इसी सवाल को देखो, कॉमन सेंस से ही करेंगे, ठीक है। देखो, मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है। अब तुम ये सोचना कि मोहित ने बेच रहा है वो 25% के फायदे पे, किसी कीमत पर तो उसने खरीदा होगा ना। सबसे मूल सवाल तो यही है। जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने क्रिकेट खेला और उसमें एक छक्का मार दिया, तो सबसे पहले तो आप ये सोचोगे ना कि भाई सर का सिलेक्शन तो हुआ होगा क्रिकेट की टीम, तभी तो छक्का मार दिया। तो पहले तो मैं टीम में आया हूंगा, तभी तो मैंने उस टीम में बैटिंग करी। तो वैसे ही अगर मैं किसी चीज को बेच रहा हूं, तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगा कि मैंने उसको खरीदा तो होगा, तभी तो मैं बेच रहा हूँ। मैंने मान लिया कि मैंने इस मेज को 100 रुपए में खरीदा था, बेटा 100 रुपए में खरीदा था। अब मैं इस मेज को 25% के फायदे पर बेच रहा हूँ, यानी कि 100 रुपए की चीज 125 रुपए बेच रहा हूँ, ठीक है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपए कम कर देता तो उसे 5% की हानि होती। यानी कि 100 रुपए की चीज को मैं 125 में बेच रहा हूं, अगर मैं 100 रुपए की चीज 25 में ना बेचता, 95 में बेचता, तो आप मुझे खुद बताओ कि मुझे लाभ होता कि हानि होती? हानि तो होती ना, कि पहले मैं 100 रुपए की चीज को 125 में बेच रहा था, अब मैं 100 रुपए की चीज को 95 में बेच रहा हूँ, यानी कि 30 रुपए की मुझे हानि हो रही है। 125 से 95, 30 रुपए की हानि हो गई। पर सवाल क्या कह रहा है? 240 रुपए की हानि हो गई, 240 रुपए कम में बेचा है। और मैं कह रहा हूं नहीं साहब 30 रुपए कम में बेचा है। सवाल कह रहा है 240। ये दोनों संख्याएं अलग अलग क्यों आ रही हैं? ये अलग अलग इसलिए आ रही है क्योंकि हम अंतर्यामी नहीं है। अगर हम अंतर्यामी होते तो हम यहाँ एग्जैक्टली वही संख्या मानते जो हमारे सवाल का उत्तर होता, ठीक है। हमने यहाँ अपने मन मर्जी से कोई भी संख्या मान ली, इसलिए यहाँ पर जो अंतर आया वो रैंडम कोई भी एक नंबर आ गया। लेकिन चूंकि वो नंबर लॉजिकली बिल्कुल फिट है इस नंबर से, इसलिए मैं इस 30 को 240 के बराबर रख दूंगा। यानी कि 30 बराबर है 40 के, एक बराबर है 8 के। अगर एक 8 के बराबर है तो सीपी, अब जो पूछ रहा है उसके बराबर कर दो। एक यूनिट की वैल्यू 8 है ना, वो क्या पूछ रहा है? मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य बताओ। तो मेरे मेज का शुरुआती विक्रय मूल्य कितना है? 125। अगर एक 8 के बराबर है तो 125 कितने के बराबर है? तो 125 गुणा 8, यानी कि 1000 के बराबर है। यही इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चे आंसर। इसे कहते हैं सवाल को सॉल्व करने की रेशो मेथड। ये कौन सा मेथड है? ये रेशो मेथड है। अगर मैं दोस्त यहाँ पर 125 की जगह 100 रख देता तो मेरा 800 आता। 800 क्या निकल कर आता? अगर कुछ बच्चों का 800 भी आंसर आ रहा है, 800 निकल कर आ रहा है क्रय मूल्य। 800 निकल कर आ रहा है क्रय मूल्य, पर वो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। वो भी देखो दो विक्रय मूल्य है इसमें, एक तो ये शुरुआती विक्रय मूल्य है, एक ये नया विक्रय मूल्य है। शुरुआती विक्रय मूल्य है उसकी वैल्यू 1000 है। नया विक्रय मूल्य पूछता तो यहाँ 95 में 8 से गुणा करते तो नया विक्रय मूल्य निकल कर आता। अगर वो क्रय मूल्य पूछता तो यहाँ 100 रखते, तब हमारा 800 क्रय मूल्य निकल कर आता, ये 100, ठीक है। ऐसे ऐसे बेटा इस क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। अब आप ही बताओ, इस सवाल को करने में क्या कहीं भी कोई भी गणित का सूत्र लगा? जिस जिस बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा लाभ हानि, पहली बार अगर इस सवाल को करने बैठा है और सिर्फ कॉमन सेंस लगा रहा है, तो भी वो इस सवाल को कर लेगा। इसमें कहीं कोई गणित का सूत्र ही नहीं लगा, सिर्फ कॉमन सेंस लगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना भी पढ़ा दिया गया ना, उसको एक बार स्वयं से जरूर करके देखा, प्रैक्टिस किया करो अगेन एंड अगेन। एक क्वेश्चन ये है बेटा, देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है, उसका लाभ परसेंट 32% है, तो लाभ बताओ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि लाभ कैसे निकलता है। लाभ निकलता है सीपी का प्रॉफिट परसेंट, ये सूत्र होता है, ये सीधी सी बात है। सीपी कितना है? 360। अगर मैं 360 का 32% निकाल दूं, नहीं लाभ हो जाएगा। 4 से 32 कटेगा 8 बार, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, ठीक है। 25 से तो 360 कटेगा नहीं, दशमलव में जाएगा, ठीक है। पर काट के देखते हैं, 25 से 5 से काटो, 5 से 25 कटेगा 5 बार, 5 से 360 कटता है 72 बार। 5 की गुणा 72 अट्ठे करो बेटा, 8 दूनी 16 का 6, 1 8 सत्ते 56 1 57, 576 बट्टे 5। 5 का भाग 576 में लगाओगे तो ये जाएगा 115 दशमलव, 5 का 5 लगाओ एक बार तो 26 हो जाएगा ना, 26 हो जाएगा, 55 25 तो 15.2। इस सवाल का उत्तर है 115 पॉइंट, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 115.2 इस क्वेश्चन का सही आंसर।
ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन है। अब एक मैंने जितने पढ़ा दिए, अब आगे क्वेश्चन पे भागने से बढ़िया एक बार मैं, अगर जितने मैंने पढ़ा दिए इनमें कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे बता दो। मैंने करा दिए इनमें से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक, में आपको डाउट हो तो वो एक बार आप मुझे बता दो। वाला भी बड़ा, ये वाला, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है तथा 1 रुपए में 6 संतरे बेचता है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है? एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है और 1 रुपए में 6 संतरे बेचता है, तो लाभ परसेंट क्या है? ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पेपर में कैसे करोगे? हाँ, टेक्नीशियन में भी काम आएगा भाई। अच्छा, 20/31 वाला रिपोर्ट रिपीट कर दूं? 31 वाला। एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से 20% की हानि होती है। इस सवाल में भाषा पढ़ो। एक खिलौना है, अगर मैं उसे जो भी अंकित मूल्य है, मान लो अंकित मूल्य MP है, उस MP का 20/31 निकाल दूं, तो उतने पे मैं उस चीज को बेच रहा हूँ। ठीक है, वो ये भी कह सकता था कि इस चीज को इतने में बेचा गया, पर उसने संख्या नहीं दी। उसने क्या कहा कि मैं इस चीज को जो भी मार्केट प्राइस है उसके 20/31 पे बेच रहा हूँ, यानी MP गुणा 20/31 क्या है? उस वस्तु का सेलिंग प्राइस है। MP का 20/31 उस वस्तु का सेलिंग प्राइस है, तो MP गुणा 20/31 बराबर सेलिंग प्राइस। MP जैसा है वैसे ही रहा। SP RHS से जब इधर से इधर आया तो बट्टे में चला गया, 20/31 जब इधर से इधर गया तो उल्टा हो गया, 31/20 हो गया। यानी 31 रुपए की कोई चीज की वस्तु पे लिखा था कि 31 की है, बेच रहे हो आप उसे 20 रुपए। ठीक है, तो कितने रुपए कम में बेच रहे हो? 11 रुपए कम में बेच रहे हो। बात नहीं यार, डिस्काउंट की तो बात ही नहीं है, तब इस पर हम नहीं। अब देखो CP निकाल लो। CP कैसे निकलेगा? SP गुणा 100/100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट उसने दिया 20%। ठीक है, तो SP है 20 गुणा 100/100 में से 20 घटाए 80, 20 80 घटा 4 बार, 4 से 100 घटा 25 बार, यानी कि आपने 25 रुपए का कोई सामान बनाया था, 20 रुपए बेचा, इसलिए 20% की हानि हुई। और आपने लिख रखा था उस सामान को कि मैं 31 में। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो 31/25, ऐसे इस क्वेश्चन। देखो एक सवाल है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, इसको ले लेते हैं। देखो भाई, एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं कि नहीं? एक आदमी 100 पैसे में 8 संतरे खरीदता है। 100 पैसे में 8 संतरे, एक संतरा कितने में खरीदता होगा? 100/8 पैसे में खरीदता होगा। वह 100 पैसे में 6 संतरे बेचता है, यानी एक संतरा वह 100/6 पैसे में बेचता है। यानी एक संतरा खरीदता है 100/8 रुपए में, और एक संतरा बेचता है 100/6 रुपए में। या तो आप इसे ऐसे कर लो, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको, ऐसे कर लो कि 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है, या ऐसे समझो ना, 8 संतरे खरीदता है 1 रुपए में। 8 संतरे, तो एक संतरा खरीदेगा 1/8 रुपए में, तो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1/8। एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना है? 1/, दोनों परसेंट। अब देखो 1/8 है, 1/6 है। ठीक है, ठीक है। अब परसेंटेज, अब इन दोनों रेशो वैल्यू को खत्म, या 8 और 6, अगर मैं 8 और 6 की गुणा ऊपर कर दूं 48 की, दोनों में गुणा कर दूं, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8, 6 और 8 आ जाएगा। 6 और 8 को और सिंप्लीफाइड करो, ये कुछ नहीं, 6 की चीज थी, 8 रुपए में बेची, कितना फायदा हो गया? 2 रुपए का फायदा हो गया, कितने? 6 रुपए। 2/6 गुणा 100%, 2 से 6 कटा 3 बार, 3 का भाग 100 में लगाएंगे तो 33.33%। यही इस सवाल का उत्तर है, 33.33%। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसे ही कर लो। 33 आएगा, ये मैंने क्लास में भी करवाया। ठीक है, 33.33%, 25% नहीं आया। देखो, एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है। अगर 8 संतरे 1 रुपए में खरीदता है तो 1 रुपए में 1/8 खरीदेगा। 8 संतरे अगर 1 रुपए में खरीदता है तो एक संतरा 1/8 रुपए में खरीदेगा। एक संतरे का कॉस्ट प्राइस, एक संतरे का सेलिंग प्राइस। अब ये 48 की गुणा क्यों करी सर, ये सवाल है आपका, है ना? ये बस रेशो को खत्म करने के लिए करिए। ये रेशो मतलब ये जो भिन्न में दी थी ना संख्या 1/8 और 1/6, इसको खत्म करने के लिए हमने क्या करा? 8 और 6 का लासापा लिया, 8 और 6 का लासापा 48 आ गया। या 8 और 6 का लासापा 24 भी आ सकता था, वैसे 24 ही होता है, 48 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ 24 से गुणा करनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, हमने 48 से गुणा कर दी। 24 से करो, 48 से करो, 72 से करो, 96 से करो, किसी से गुणा करो, आंसर से।
तो हमने 48 से गुणा कर दी, ठीक है। 8 की गुणा 6 में करी, 48 आया, 48 की गुणा दोनों में। अब अगर यहाँ 8 और 6 का लासापा लिया 24, 24 की गुणा दोनों में करते तब भी आंसर सेम। और 48 की गुणा करी, 8 से 48 कटा 6 बार, 6 से 48 कटा 8 बार, 6 और 8, यानी 6 रुपए का क्रय मूल्य था, 8 रुपए का विक्रय मूल्य। 6 रुपए की चीज को 8 में बेचा, 2 रुपए का फायदा, 2 रुपए का फायदा कितने पे, 6 रुपए पे, 6 गुणा 100 3। ये क्वेश्चन 48 कहाँ से आया है भाई, देख तू 48 में बात नहीं चल। 1/8, 1/6, 8 और 6 का लासापा कितना होता है 24, 24 से गुणा कर दिया 48 से मत। 8 से 24 कट गया 3 बार, 6 से 24 कट गया 4 बार। 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची है तो कितने का फायदा, 1 का फायदा। 1 का फायदा कितने पे, 3 रुपए। 1 का फायदा कितने पे, 3 रुपए। 1/3 गुणा 100%, 3 का भाग 100 में लगाओगे 33.3। ही प्यारे बच्चे, ठीक है, 33.33 आ जाए। 2/6 ही क्यों रखा, कहाँ रखा दो बेटा, 2/, ऐसे समझना, एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है, 8 संतरे 1 रुपए में खरीदता है, तो एक संतरा 1/8 में तो खरीदेगा। 8 संतरा 1 रुपए का, तो एक संतरा 1/8 रुपए में। 1 रुपए में 6 संतरे बेचता है, 6 संतरे 1 रुपए में, एक संतरा 1/6 में, तो एक संतरे को खरीदा 1/8 रुपए में, एक संतरे को बेचा 1/6 रुपए में। 1/8 और 1/6, इन दोनों जो रेशो है, इन दोनों का रेशो वैल्यू क्या होगा, 3/4। ठीक है, ठीक है। ये इसकी एक शॉर्टकट तरीका बताऊं, इन सवालों का एक ट्रिक भी होती है, ट्रिकी तरीका, ज्यादातर किताबें तो ट्रिक से बताती है। इन क्वेश्चंस को करने का एक ट्रिकी तरीका होता है। ट्रिक तरीका ये होता है, दोनों संख्याओं के अंतर को ऊपर रख देते हैं और बट्टे दूसरी वाली संख्या होती है उसे नीचे रख देते हैं, 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो 6 कटा 3 बार, 3 का भाग 100 में लगाया, 33.3। ये इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ट्रिकी तरीका है कि दोनों संख्याओं के अंतर को ऊपर रख देते हैं और नीचे दूसरी वाली संख्या को रख देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, यही सवाल का। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को मूल करने का, ठीक है भाई। तो ये पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें, पढ़ लेना इससे। और आज मैं फोल्डर बनवा देता हूँ, रिवीजन क्लास का एक फोल्डर, में सारी क्लासें मिलेंगी तुम्हें। ठीक है बेटा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रिवीजन क्लास करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप मेरे बताए इस तरीके से काम नहीं। तरीका क्या है सुन लो, कल मैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, मैंने सिलेबस में आपको पढ़ा दिया सिंपल इंटरेस्ट की सारी बोर्ड पीडीएफ को आज तुम सॉल्व करोगे, यानी कल शाम 4 बजे तक तुम सारी सिंपल इंटरेस्ट की 3-4 जितनी भी बोर्ड पीडीएफ है, बोर्ड पीडीएफ मतलब ये वाली पीडीएफ जो मैं दे देता हूँ आपको, या नोट्स, इनको खुद से सॉल्व करोगे। जिस क्वेश्चन में फंसोगे वीडियो के इस पोर्शन पे जाके उसे देखोगे, यानी कि जितना मैंने पढ़ा दिया उस पूरे को आप पहले स्वतः ही उसका रिवीजन करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं कल शाम 4 बजे आपको रिवीजन क्लास पढ़ाने आऊं, तब मैं नए सवाल लेकर आऊंगा। तो मैंने पढ़ा दिया क्लास में, मैं वो नहीं लाऊंगा, बिल्कुल नए सवाल लाऊंगा। तो अब जो तुमने पढ़ लिया, मेरे मेरे द्वारा जो सिलेबस करवाया गया, वहां से जो तुमने पढ़ लिया और सीख लिया, उस ज्ञान के आधार पर नए सवाल करना, क्योंकि पेपर में तुम्हें नए सवाल ही तो मिलेंगे। तो उस ज्ञान के आधार पर नए सवाल करना और देखना तुम कितनी तरक्की कर पा रहे हो, कितना आप उनको कर पा रहे हो। ऐसे धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है, तभी आपके अंदर एक प्रोग्रेस आएगी। अगर आप ये सोचोगे कि चलो आज की क्लास होगी, अब कल शाम 4 बजे का इंतजार है, कल शाम 4 बजेंगे तो फिर हम नया टॉपिक करेंगे, आपको फिर उस चीज का फायदा नहीं होगा। बढ़िया फायदा करना है तो आपको पहले प्रीवियस कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा, ऐसे ही पढ़ाई होती है। ठीक है, चलिए बेटा, इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू। राहुल पालीवाल सर की क्लास चालू हो गई है।